बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी? आज एक पेशकश की गई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से कि इस्तीफ़ा मैं दे दूंगा, लेकिन उस इस्तीफ़े से पहले मेरी पेशकश और शर्त यह है कि आप लोग जो लूटी गई रकूम है वो वापस कौमी ख़जाने में जमा करवाएं, मैं उसी दिन इस्तीफ़ा दे दूंगा। अपोजिशन की जानिब से उसका जवाब भी आया है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि हम आपकी तरह नहीं हैं कि इस्तीफ़े के लिए जब स्पीकर बुलाए तो गायब हो जाएं। इस्तीफ़े देंगे, मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से देंगे। 4 फरवरी के इजलास में फैसला किया जाएगा कि इस्तीफ़ों का तरीका कार क्या होगा। लॉन्ग मार्च का भी फैसला किया जाएगा। अब नून लीग ने लॉबिंग भी शुरू कर दी है। लॉबिंग के हवाले से राना साहब से मजीद तफसीलात जानेंगे कि इस वक्त हो क्या रहा है, ये लॉबिंग किस तरीके से होगी, नाम जो ड्रॉप है सेनेट इलेक्शन के लिए वो किन वजूहात की बुनियाद पर किए गए। राना साहब, तहरीक अदम एतमाद, इस्तीफे या लॉन्ग मार्च, आज वज़ीर आज़म ने बड़ी पेशकश की है। अपोजिशन ये कहती है कि ये एक सियासी पत्ता है, ये एक सियासी बयान है, लेकिन आप भी ये जानते हैं कि जब से इस्तीफे का मुतालबा किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से कोई जवाब नहीं आया, वज़रा की जानिब से आता रहा। आज वज़ीर आज़म के जवाब को किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर, देखें, आज तो वज़ीर आज़म ने कमाल कर दिया ना। मैं समझता हूँ कि आज बड़ा छक्का मारा। आज उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा इस्तीफ़ा चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप अपनी करप्शन की लूटी हुई जायदाद जो है, जो पैसा है, वो जमा करवा दें। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि अपनी ज़ाती जायदाद जमा करा दें, ज़ाती पैसा जमा करा दें। जो आप पे इल्ज़ाम है, जो साबित हो चुका है, वो पैसा जमा करा दें। अब कौन जमा कराए भाई? पैसे लूटे जमा कराने के लिए थे। हमने फोतियों पे आके तदफीन करना छोड़ दी। तदफीन पे नहीं हम आए, हम किसी और मामले पे नहीं आए। हम जाली बीमार हो गए, बाहर चले गए, बाहर जाके हल्ले को ठीक ठाक हो गए। बाकी जितने भी लोग हैं, मैं एक की बात नहीं कर रहा, तो वो पैसे खाने के लिए थे, वो पैसे जमा कराने के लिए थे। वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छा किया है। देखें, आज अपोजिशन को चाहिए था कि जो कह रही थी, जो पाकिस्तान की अपनी तरफ से बात करती है, जो आवाम की बात करती है, इस पर अपोजिशन को जवाब देना चाहिए था। जवाब क्या था कि आए जनाब, जो हम पे साबित होता है हमसे ले लें हमसे, हम देने के लिए तैयार हैं। जब इनका वक्त आता, साबित करते नहीं है तो वापस ले सकते थे, सब कुछ हो सकता था। लेकिन आज का दिन आप माने कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो ऑफ़र की है, और पहली दफ़ा उन्होंने कहा मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ। पता है यासर, इससे पहले ये नहीं कहते थे नहीं दूंगा इस्तीफ़ा, लेकिन शर्त बड़ी मज़ेदार रखी है। और इस शर्त पे अल्लाह करे मैं क्या, पूरी कौम दुआ करती है, अगर किसी ने लूटा है तो उसे पैसे जमा करवाने चाहिए। पीपल्स पार्टी तो ये कहती है एक सियासी बयान है, इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म खुद को पाक दामन और सारी अपोजिशन को छोड़ डिक्लेयर कर रही। देखें जी, वो ये वक्त आने वाला वक्त बताएगा पीपल्स पार्टी क्या कहती है, मुस्लिम लीग नून क्या कहती है। लेकिन एक बयान तो जारी हुआ ना, उन्होंने ऑफर तो कर दी ना, एक क्लियर ऑफर कर दी, उस पर आना चाहिए था ना। वो सियासी दे देते, ये पैसे जमा करवा देते जितने। देखें, पैसे इन लोगों के पास कम है पैसे, और भाई जितने इल्ज़ाम लगे हैं, कहते जनाब हम ये ज़मानत के तौर पे पैसे जमा करा रहे हैं, अगर हम पे ये इल्ज़ाम साबित ना हुआ तो हम वापस ले लेंगे और आप इस्तीफ़ा दे दें। कुछ तो हिम्मत करते हैं, लेकिन हिम्मत आए कहाँ से? यार सर, मुझे तो ये बताओ, हिम्मत आए कहाँ से? अच्छा, वैसे ऑप्शन आपने अच्छा दिया, ज़मानत के तौर पे ज़मानत जमा करा देते हैं ना, कि जनाब जब साबित हो जाएगा तो हम कर। लेकिन ये भी कौन करेगा? नहीं करेंगे। यहां पर बहुत से लोग, मैंने तो कहा, तदफीन के लिए नहीं आए, अपनों पे खर्च नहीं कर सके, तो क्यों ये पैसे इसलिए रखे हैं? कोई पैसे जमा नहीं करेगा। आगे आ जाते हैं, हम चलते हैं आगे, अगली बात करते हैं जो इन्होंने करनी है। ये जो हो रहे हैं ना, आज मरियम साहबा ने बड़ी गुफ्तगू की, शाहिदा खान बासी साहब ने भी की। शाहिदा खान बासी साहब के घर बड़ी मज़ेदार बैठक भी हुई, मियाँ साहब का आज खताब भी हुआ है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ यासर, मुस्लिम लीग नून फैसला कर चुकी है कि वो अदम एतमाद के खिलाफ जाएगी। मरियम नवाज साहिबा ने तो ये कहा है कि बिलावल भुट्टो अगर पेशकश रखते हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे तो गौर करेंगे उस पर। नहीं, गौर करेंगे ना, गौर क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। वो कह रहे जी, हमने तो पहले दिन से कहा था हम ये असम्बली को मानते नहीं, तो फिर हम क्यों इस अदम एतमाद की तरफ जाएं? और असम्बली को मानते नहीं है तो फिर इलेक्शन में क्यों जा रहे हैं? इलेक्शन में तो आपको मैंने यही सवाल मैंने किया था ना, कि जिसको नहीं मानते उस इलेक्शन में क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून लॉबिंग शुरू करेगी। उन्होंने अपने इत्तेहादियों से ये मामला तय करने शुरू कर दिए हैं और लॉबिंग शुरू कर दिया है कि हम 4 फरवरी के इजलास में शोर डालेंगे कि जनाब इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च पर के ऑप्शन पर जाएं, अदम एतमाद के ऑप्शन को ख़त्म कर दें। क्योंकि उन्हें पता है कि अदम एतमाद का ऑप्शन जो है वो किसी सूरत में भी, यासर, किसी सूरत में भी कामयाब होता नज़र नहीं आता। अदम एतमाद के लिए बड़ा देखें, इन्होंने कहा, याद करें आपने कहा कि आप हमारे प्रोग्राम में डिस्कस हुआ कि वो कह रहे हैं पंजाब से हम बड़ा इत्तेहादी तोड़ लेंगे। और बड़ा इत्तेहादी तो भाई कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बड़ी अच्छी मुलाकात करके गया, उसके बाद वो सेनेट के इलेक्शन की कमेटी जो है उनको देख रहे हैं। MQM ने आपको आपके सामने क्या प्रोग्राम में कह दिया
बलोचिस्तान वालों ने क्या कह दिया, पीछे क्या रह गया है। अगर आप कहें कि उनके अंदर से तोड़ने हैं तो इनको तरीक़ेकार नहीं पता, मैं तरीक़ेकार बता देता हूं। पहले तो इन्हें अपने स्कोर पूरे करने पड़ेंगे ना, साइन करवाने पड़ेंगे उतने मेंबरान से अज़्म इत्तेमाद की तहरीक के लिए। अगर वही पूरे ना हुए तो फिर इनके 25 कम हो जाए, इनके 40 कम हो जाए, पहले तो आपने शो करने हैं ना। तो नून लीग अब क्या पीडीएम में लॉबिंग कर रही? जी पीडीएम में लॉबिंग कर रही है जी। नून लीग मरियम साहिबा जो है वो लॉबिंग कर रही है। मौलाना साहब को मना लिया जाएगा, बाकी लोगों को मनाने की कोशिश करेंगे कि अदम इत्तेमाद की बजाय हम इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के ऑप्शन पे जाएं। मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि लॉन्ग मार्च हो, लंबा धरना हो और उस धरने में टफ टाइम दिया जाए, और उसमें उन्हें पता है हुकूमत तो नहीं जानी, लेकिन जो इनको मिल सकता है वो मिल जाए, जो रिलीफ ये ले सकते हैं वो ले लें। पीपल्स पार्टी किसी सूरत में ये नहीं चाहती। देखिए पीपल्स पार्टी अपना कोई अपने घर को आग लगाता है। अगर वफाकी हुकूमत ख़त्म होगी तो क्या उसकी हुकूमत बचेगी पीपल्स पार्टी की? किसी सूरत में नहीं होगी। और क्या पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत का ख़त्म करवानी थी तो भैया सेनेट के इलेक्शन से पहले सारे इस्तीफे देते, कुछ और करते, हल्ला गुल्ला करते। कोई हल्ला गुल्ला नहीं ना हो रहा, ये सारा कुछ ऐसा हो रहा है। आप देखें ना कितना मज़ेदार मामला है कि लियाकत बाग से कश्मीर जत्था चला गया, कश्मीर में जलसा होगा, खताब होंगे। उसके बाद मैं आपको फिर बता देता हूँ, 4 फरवरी फैसले, 5 फरवरी जलसा, आगे हैदराबाद जलसा। हैदराबाद के जलसे में ज़रा देखिएगा कि किसके साथ क्या होता है। चले मैं आपको एडवांस बता दूँ किस रहनुमा के साथ क्या होता। कौन कहता कि जनाब हमारी इज्जत में कमी आई है, कौन रहनुमा कहता जनाब मैंने कुछ कहा तो हो कुछ किया। ये इस्तीफे कुछ नहीं होगा। ये मैंने आपको बता दिया, नून लीग की लॉबी शुरू हो गई है। आज नवाज शरीफ ने एक बात कह दी है, मैं आपको ये भी बता दूं, ब्रेकिंग दे दूं जी। आज ये जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ यही मियां नवाज शरीफ ने कही है। और आज मियां नवाज शरीफ ने यह भी कहा है, अपने करीबी लोगों की मीटिंग थी ना, उसमें उन्होंने कहा जनाब तैयारी पकड़ें, आप जहन में रखें कि आप अकेले हैं और आपने अकेले ही प्रवास करनी है। ये लफ्ज़ कहा है उन्होंने कि आप अकेले हैं, आपने अकेले ही प्रवास करना। मौलाना को यकीन दहानियां करवाई जाए। देखिए मौलाना, उन्हें पता है कि मौलाना साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद मौलाना साहब का जो लहजा है, और किसी वक्त भी मौलाना साहब को अगर उनकी मर्ज़ी की चीज़ मिल गई, फिर मैं क्या कहूँ, क्या मौलाना साहब के एक करीबी साथी की ग्वादर में ज़मीनें नहीं निकल आई? क्या सरियाब रोड पर कोयटा में एक बहुत बड़ा आलीशान मकान नहीं निकल आया? और उनके करीबी अजीज़ों के नाम जायदादें नहीं निकल आई? ये चंद दिनों बाद आपको सामने आ जाएगी। बड़ी करीबी शख्सियत है। तो उसके बाद किस पर क्या शिकंजा कसा जाना है, कौन कौन शिकंजे में आता है यासर, ये आप सोच नहीं सकते। आने वाले दिन जो है ना, तो यानी पार्टी रहनुमाओं के अरकान से बात यही हुई है कि आप सोलो फ्लाइट लें। सोलो फ्लाइट लें जी। उन्होंने कहा जी तैयारी रखें, सोलो फ्लाइट पे जाना है। पीडीएम जो है आप उसको ज़हन में रखें कि पीडीएम सिर्फ पीडीएम है, लेकिन हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। यानी आज की पूरी मीटिंग का लुबे-लुबाब यही है जी। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि ये पीडीएम के अंदर अदम इत्तेमाद की तहरीक की मुखालफत करेंगे, खुल के मुखालफत करेंगे, अपनी लॉबिंग करेंगे। अगर इनकी लॉबिंग कामयाब हो गई तो अदम इत्तेमाद से हट के इस्तीफे और उस ऑप्शन पे गौर होगा जिसके बाद फड्डा पड़ेगा। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, लॉन्ग मार्च पे ज़रूर जाएगी, लेकिन मुख्तसर लॉन्ग मार्च की हमायत में जाएगी। लंबा लॉन्ग मार्च, दारों के बाहर एहतजाज, इस पर पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी। और उसके बाद फिर वही होगा टुटगी तरक करके। राणा साहब वो बताएं कि सेनेट इलेक्शन में ख्वाजा हसन को क्यों ड्रॉप किया गया? हाँ देखें, मैंने याद है मैंने कहा था ख्वाजा हसन यहाँ तो हर्चेगा, इसलिए कि ख्वाजा हसन उम्मीदवार है मियाँ शहबाज शरीफ का। ख्वाजा हसन अहमद हसन जो है मियाँ नवाज शरीफ का उम्मीदवार नहीं है, वो मरियम साहिबा का उम्मीदवार नहीं है। आप तो याद करें आज क्या बात हुई? आज कोई बात हुई इस जी? हो गई जी। ख्वाजा हसन, मैंने कहा जुबैर गुल का बदला लेना था तो ले लिया। आज जितने उम्मीदवार डिक्लेयर किए हैं उनमें से एक उम्मीदवार मुझे बता दें जो शहबाज शरीफ का है। भाई अंदर बड़ी खिचड़ी पक रही है, बड़ी शदीद खिचड़ी पक रही है। छोटे मियाँ साहब की लॉबिंग काम नहीं कर रही। छोटे मियाँ साहब जो है उन्हें समझ आ गई है कि बीबी जो है वो ऐसे नहीं करती, तो हो सकता है उनकी लॉबिंग ये काम कर जाए कि कोई बड़ा बीबी के करीब शख्स जो है इलेक्शन हार जाए। फिर क्या करेंगे? बीबी के बड़ा को करीब शख्स जो है वो इलेक्शन हार जाए और हो जीत मुस्लिम लीग नून का ही जाए, लेकिन सेकंड ऑप्शन वाला जीत जाए, फिर क्या होगा? लॉबिंग तो ये होगी ना, आप देख लीजिएगा। ऐसा होता दिखाई देता है? मैं कह रहा हूँ आप देख लीजिएगा। हो नहीं गया था जुबैर गुल के साथ, क्या हुआ था? यानी कोई सोच रहा था ये बदला होगा ख्वाजा हसन को ड्रॉप करने का? बिल्कुल बदला होगा। आप याद करें ख्वाजा हसन के साथ पहले भी ज्यादती हुई। लॉर्ड मेयर का उम्मीदवार वो था ना जी जी, और सिर्फ बड़े मियाँ साहब की नाराजगी की वजह से एक ऐसे शख्स को बना दिया गया जिसका दूर दूर तक नाम नहीं था। तो अब किस तरह ख्वाजा, मैंने तो कहा था अगर ख्वाजा साहब इलेक्शन लड़ेंगे तो हार जाएंगे। अब वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो हार ही गए ना बेचारे।
यानी आपकी नज़र में नून लीग पीडीएम में लॉबिंग कर रही है कि तहरीके अदम एतमाद नहीं बल्कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के ऑप्शन पे गौर किया जाए, और दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन में भी नून लीग के अंदर लॉबिंग हो रही है कि किस उम्मीदवार को जितवाया जाए, और साथ ही साथ लुबे लुबाब ये आज की मीटिंग का कि सोलो फ्लाइट ली जाए, आप अकेले हैं। आप मुझे यासर एक और बात बताएं, जी बेटियां साझी होती हैं ना सबकी होती। मरियम साहिबा ने मुबारकबाद दी है? किसी टीवी पे चली? कोई ट्वीट देखा? तो ये नाराज़गी नहीं तो क्या है, ये दूरी नहीं तो क्या है, मुझे बताएं ना। चले नहीं गए मसरूफियत की वजह से, नेक तमन्नाएं दुआएं तो होती हैं ना। यानी पहले ट्विटर पे बातचीत हो जाती थी, अब वो भी होती दिखाई नहीं देती, अब कोई राब्ते हों तो उसकी भी तरदीद आ जाती है। जब नाराज़गी हद से बढ़ जाए ना तो फिर बंदे पता क्या करते हैं, वो यही फर्ज कर लीजिए 4 फरवरी को सब इकट्ठे हों तो फिर क्या पैगाम? इकट्ठे तो होंगे, ये अब इकट्ठे होंगे अपनी इज्जत बचाने के लिए। ये पता किस तरह इकट्ठे होंगे? वो घर में 4 भाई होते हैं ना, जहाँ चारों को अलग अलग हिस्सा दे दिया जाता है, और जब बड़ा कोई बुलाता है यार आ जाओ एक दफ़ा, तो वो आ जाते हैं। सिर्फ ये मामला है और कोई मामला नहीं है। भाई मुझे बताएं, मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, किस ट्वीट पे बात हुई है? क्या मरियम साहिबा को मुख्ताबर की शादी की मुबारकबाद देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी? कि नहीं गई, कोई गिफ्ट भेजना चाहिए था नेक तमन्नाओं का कि नहीं भेजना चाहिए था? क्या मुस्लिम लीग नून की किसी शख्सियत को जाके वैसी मुबारकबाद देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? ये तो कोई बात ना हुई ना। आप देखें ये नाराज़गी है, और ये नाराज़गी आने वाले दिनों में आपको नजर आएगी। मीटिंग होगी, सारे इशारों के नारों में पैगामात पहुंचा दिए गए हैं। यही इशारा होता है, आप शिरकत ना करें, मुबारकबाद ना दें, जिससे आपने जेस्चर अगले को दे दिया है कि नाराज़ी है। अगर आप सोलो फ्लाइट ले सकते हैं तो फिर सोलो फ्लाइट हमारी भी हो सकती है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इनका ये इत्तेहाद जो है अपनी 4 फरवरी के सरबराही इजलास में क्या फैसला कर पाता है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत का बाअसर कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म के बाद पंजाब हुकूमत काफ़ी मुतहर्रिक है, और जितने भी कब्जा माफिया ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं, और पंजाब भर में ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। खोखर बरादरान के बाद ख्वाजा आसिफ की जो हाउसिंग सोसाइटी है उस पर भी कार्रवाई की गई, और ये कार्रवाई बिला तफरीक है। हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान इस अज़्म का इयादा किए हुए है कि बगैर किसी सियासी दबाव के बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। लेकिन अपोजिशन की जानिब से ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इसमें हकीकत क्या है? इसके साथ साथ रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी बात करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया वाइस चेयरमैन एलडीए इमरान अहमद साहब ने। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब, लाहौर में जो कार्रवाइयां चल रही हैं उस पर तो बाद में आएंगे। सबसे पहले एक खुशाइन प्रोजेक्ट था हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक तोहफा भी था। बड़ी उम्मीदें हमें दिलाई गई रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हवाले से, तो उसमें अभी तक डेवलपमेंट कितनी हो सकी है, और अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही तो उसकी बुनियादी वजह क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीदें अभी भी पूरी वाबस्ता है उससे। प्रोजेक्ट अभी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ पे है। उस पर डेवलपमेंट के लिए पहले 5000 एकड़ की अराजी का सेक्शन 5 कर दिया गया, जो ज़मीन की एक्विजिशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं इस वक्त। ज़मीन की एक्विजिशन के साथ साथ ही RFPs मांग लिए गए, जो कंपनियाँ इस पर इंटरेस्टेड है डेवलपमेंट पार्टनर्स के तौर पे आगे आने के लिए। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ये सिस्टम आपको साथ साथ सेट होते हुए नज़र आएंगे तो इस पर काम भी तेज़ी से रफ्तारी में चलता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। इमरान साहब, क्या ये प्रोजेक्ट आपकी हुकूमत में शुरू हो के किसी हद तक मुकम्मल तो नहीं हम कह सकते, लेकिन क्या 55% 25% आपकी दौरे हुकूमत में हो जाएगा? इंशाल्लाह ज़रूर होगा। देखें, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ये बात तो कोई थकी छुपी है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है प्रोजेक्ट हो नहीं सकता। माजी की हुकूमतों ने ये फोकस करना शुरू कर दिया था पिछले 30-35 सालों में कि वो प्रोजेक्ट करें जो उनके दौरे हुकूमत में मुकम्मल हो जाए, और उनको उम्मीद ही नहीं थी उनका दौरे हुकूमत 2-3 साल से ऊपर का भी जाएगा। उनका कॉन्फिडेंस ही इस बात पे नहीं था। तो प्रोजेक्ट होता था एक रोड का, एक बस का, एक फलाने का। ये प्रोजेक्ट इस सोच के साथ है जो आने वाली नस्लों के लिए बेहतर करना है। हुकूमत का काम हिकमत से फ़ैसले लेने का होता है। हुकूमत इस वक्त अपने फ़ैसलों के तहत एक विज़न बना रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक क्लियर विज़न है। वो कहते हैं आने वाली नस्लों के लिए हमने क्या करना है, हमें आज वो सोचना चाहिए, सिर्फ अपनी हुकूमत के लिए नहीं सोचना। ये सोच मेरे ख्याल में बहुत टाइम के बाद इस मुल्क में हमें नज़र आई है, और अगर इसी सोच के साथ हम आगे बढ़े तो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा ये प्रोजेक्ट अपने पाए तकमील तक भी पहुँचेगा, चलता भी बनेगा। और अगर इस हुकूमत में हम लोगों को अगला मौका मिले कि ना मिले, रिगार्डलेस, मेरा मानना है इतनी समझ तो मेरे ख्याल में आने वाली किसी भी सियासतदान में होनी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए सही प्रोजेक्ट है, इसको करना ज़रूरी है, इसलिए कोई भी आए तो इसको आगे चलाएगा वो।
इमरान साहब, आपको यह भी पता होगा कि पुराने अदवार में जब किसी प्रोजेक्ट का आगाज होता था, ज़मीन एक्वायर की जाती थी, तो बेशतर अफराद की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए जाते थे कि हमें मुकर्रर कीमत मुहैया नहीं की गई, उस पर स्टे भी हो जाया करते थे। तो इस प्रोजेक्ट में उसकी कीमत जो मुतय्यन की गई वो आवाम तक पहुंचाई? देखिए, जैसे जैसे जो गवर्नमेंट का बाइंग का तरीक़ाकार होता है वो होता है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत बाइंग की जाती है, जिस पे पहले आप सेक्शन 4 करते हैं जिसका काम सर्वेस करना होता है, फिर आप सेक्शन 5 करते हैं, फिर सेक्शन 6 और इसके सेक्शंस बने हुए हैं। तो गवर्नमेंट का एक पूरा कानून है ज़मीन की बाइंग के तरीक़ेकार का। उसी के अंदर बेसिकली आपकी प्राइस असेसमेंट कमेटी होती है जो मार्केट वैल्यू की बेस पर उसकी प्राइस की असेसमेंट करती है। अब किसी बंदे का ये कह देना कि मेरी ज़मीन का रेट 20 लाख का नहीं है 2 करोड़ का है, बोलने को इंसान कुछ भी मांग सकता है। ज़रूरी बात यह है कि एक्चुअली ग्राउंड पे रेट है क्या। तो ग्राउंड के रेट का तयन करने के लिए कमेटी बनाई गई हुई होती है जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है। जैसे उनका तयन निकलेगा इंशाल्लाह वही रेट दिया जाएगा, 2 पैसे कम नहीं 2 पैसे ज़्यादा ही दिए जाएंगे। अच्छा इमरान साहब, कब्ज़ा माफिया, खान साहब का जोर है कब्ज़ा माफिया के खिलाफ और टारगेट है लाहौर। खोखर बरादरान को उन्होंने कहा ATM है मियाँ नवाज शरीफ के, मियाँ शहबाज शरीफ के, मरियम के। खोखर बरादरान ने कब्ज़ा किया, कब्ज़ा छुड़ा लिया गया। अगर ये एक्शन ना होता तो इससे पहले क्या आपका डिपार्टमेंट जिसमें आप बैठे हैं वो उससे पहले ना उन्होंने कभी नोटिस दिया, और जो लोग उस वक्त इस काम में मुलव्वस थे क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई या होगी? 2 पहलू हैं आपके सवाल के। पहला सवाल तो ये कि सिर्फ लाहौर पे नहीं, सिर्फ लाहौर पे नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब की वो मीटिंग जिसमें ये भी एक्शन को और अग्रेसिव किया गया है, लास्ट वीक मैं उस मीटिंग में मौजूद था। मीटिंग के अंदर उन्होंने क्लियर डायरेक्शन पूरे पाकिस्तान में दी है कि मुझे हर जगह इलीगल सोसाइटीज़, गैर कानूनी काम करते हुए वो तगड़े लोग जो अपने असर की वजह से, असर रसूख की वजह से लोगों को तंग करते हैं, हरासा करते हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल अनबायस्ड ऑपरेशन किया जाए जिसमें कोई ये डिस्कशन नहीं है वो किस पार्टी का है या किस ताकत के कॉरिडोर से बिलोंग करता है। पहली बात। दूसरी बात आपकी आ गई कि किस तरह का ऑपरेशन लाहौर में किया गया। देखिए, लाहौर पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़े शहर में सबसे ज़्यादा आबादी भी होती है, बिजनेस भी ज़्यादा होता है, तो नेचुरली ऐसी जगह पे ज़मीन की वैल्यूज़ भी ज़्यादा होती हैं। वहाँ आपको ज़्यादा तगड़े किस्म के या ताकतवर लोग नज़र आते हैं काम करते हुए। तो अगर लाहौर शहर के अंदर कोई ऑपरेशन की बिना पे आप बात करें जो किए जा रहे हैं या आपको नज़र आ रहे हैं, वो इसलिए ज़्यादा विजिबल भी हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और असर रसूख लोगों के खिलाफ किए जा रहे हैं। अलबत्ता जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, आपको ये मैं बता दूँ, सब पे नोटिस दिए गए हैं, सब पे FIRs भी कटी हुई थी। बहुत से ऐसे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, वहाँ से भी ऑर्डर किए गए हुए थे, कोर्टों की तरफ से भी ऑर्डर किया गया। तो ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक दिन गए और ऑपरेशन करके आगे, नहीं, बल्कि उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री थी उस ज़मीन के हवाले से कि वो ज़मीन किसकी है, किसकी मलकियत है, कौन ऑपरेशन करेगा। और ये ज़मीन जिसकी आप बात कर रहे हैं ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़मीन थी, जिस पर ख़ास तौर पर ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पूरी टीम ने मिल के साथ जाके ऑपरेशन किया। इमरान साहब, जैसा कि सवाल उठाया राना साहब ने कि माजी के अदवार में LDA के भी बहुत से अफसरान पे सवालात उठते रहे कि ये कब्जा माफिया की पुष्पनाही करते रहे या उनका साथ देते रहे, क्या उनके भी नाम मंजर आम पर आई या कोई कार्रवाई हुई? मैं आपको 2 बातें इस पर बोलूँगा। मेरे ख्याल में ये बोल देना कि सिर्फ माजी में थे अब नहीं थे, तो मेरे ख्याल में ये भी एक गलत बात होगा। लेट्स बी ऑनेस्ट, सच को सच बोलते हैं। आज भी मसले हैं, 100% मसला हल ऐसे नहीं हो जाएगा, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि जो मिलता जा रहा है हमने उसको छोड़ना नहीं है। पुराने जो लोग मिले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस वक्त मेरे ख्याल में बहुत नामी ग्रामी लोग हैं जो नैब की भी गिरफ्त में हैं, बहुत से एंटी करप्शन की गिरफ्त में हैं। इदारे भी अपना काम फुल मुस्बत तरीके से कर रहे हैं और LDA के अंदर भी हम वो रिफॉर्म्स और चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि इंटरनल अकाउंटेबिलिटी पैदा कर सकें। इस वक्त दिन रात, अभी भी रात को मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो हमारी टीम LDA में इस वक्त बैठी हुई यही काम कर रही है कि ये ढूंढना और पकड़ना कैसे है GIS की टेक्नोलॉजी के थ्रू कि कब ये सोसाइटियाँ बनी और उस वक्त LDA के अंदर कौन लोग बैठे हुए थे और उनके खिलाफ हमने कैसे कार्रवाई करनी है। इमरान साहब, एक बात बताइए, आप चूंकि खान साहब के करीब भी हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, और आपने आके कोई बिला दुरुस्त करने की कोशिश की, कोई शक नहीं इसमें, आप समझते हैं कि LDA में अब कोई ऐसा सिस्टम है कि बगैर रिश्वत के काम हो जाए? मेरे ख्याल में मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हमने शायद रिश्वत को कंट्रोल कर लिया हुआ है, लेकिन मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि जो एक अफसर कहीं बैठा होता है ना, अफसर शाही जिसको कहते हैं हम, उसके हाथ में बड़ी ताकत होती है कि किसी चीज़ पे फजूल के मसले क्रिएट कर दें।
हम बैठे हुए ये कोशिश करें कि जब ऐसी चीज़ हमें पकड़ी जाए और हमारे सामने आ जाए तो उसके ऊपर हम अपने सख्त से सख्त कार्रवाई और एक्शन करें। लेकिन ये बोल देना कि 100% रिश्वत ख़त्म हो गई है, ये गलत स्टेटमेंट होगी, मैं देना नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर आपके चैनल के तवस्सुल से जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास प्रूफ्स हों, कोई चीज़ हो, तो प्लीज़ सामने आके हमें खुल के बताएं, हम उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं। हम वो इस वक्त काली भेड़ों को ढूंढ के उनके सबूतों के साथ पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि सबूत के बगैर जिसको आप पकड़ेंगे वो बाइज्जत बड़ी होके ऐसे बाहर निकलेगा जैसे उससे ज़्यादा ईमानदार बंदा कोई नहीं है। इमरान साहब, आपको भी मालूम है कि ऑपोजिशन की जानिब से इस वक्त जो एक पेट स्टेटमेंट वो है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ये कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन नहीं है। जैसा कि आपने एक निशानदेही की कि लाहौर एक बड़ा शहर है, उसकी ज़मीन की मालियत भी जो है वो ज़्यादा है और वहाँ पे बासर अफराद ज़्यादा हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो अवाम को ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मौजूदा हुकूमत के भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई? मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल फिर से क्लियर बोलता हूँ, जैसे मैंने पहले PM की स्टेटमेंट आपको बताई। PM साहब ने पहले दिन जब यहाँ पे आए थे हमें, तो मुझे एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था जायज़ काम किसी का हो तो रुकना नहीं चाहिए, नाजायज़ काम किसी का हो तो होना नहीं चाहिए। ये बात उनने किसी पॉलिटिकल पार्टी, अपनी पार्टी के लिए नहीं बोली थी। मैं आपको ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि अगर कभी, वैसे तो बाज़ औक़ात मेरे साथ ऐसा होता नहीं है, बट अगर इक्का दुक्का हमारा ऐसा हुआ भी कि अपनी पार्टी का कोई बंदा काम लेके ऐसा आया जो किसी के लिए था और वो काम गलत था और नहीं किया, तो उसको बाकायदगी से गवर्नमेंट की तरफ से अप्रिशिएट किया गया कि आपने नहीं किया, आपने ठीक किया। तो यहाँ पे ये बोलना कि किसी एक सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, मेरे ख्याल में इससे बड़ी मिस स्टेटमेंट कोई नहीं होगी। क्योंकि अगर वो आके एक्चुअली देखें तो इस वक्त तो नून लीग वाले भी अपने काम करवा रहे हैं, अगर जायज़ है तो PPP वाले भी आके लोग करवा लेते हैं अपने काम, जिसका काम जायज़ हो रहा है। और PTI वाले ऐसे हैं जो अक्सर नाराज़गी कर रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो काम सही नहीं होता तो नहीं करते। अच्छी चीज़ ये है कि PTI में जब किसी को बता दिया जाता है कि ये काम नहीं हो सकता, कि गलत है, तो अगली मरतबा वो पलट के आप पे प्रेशराइज नहीं करते। इमरान साहब, जगह रिकवर हो गई, LDA ने भी कोशिश की, खोखर बरादरान की, उस पर कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं? और कितनी और लाहौर में ऐसी जगह है, कितनी पंजाब में ऐसी जगह है, कितनी पाकिस्तान में ऐसी जगह है कि जल्द जो करा ली जाएंगी, खाली करवा ली जाएंगी और कब्जा माफी से खाली करा के उस पर क्या करने जा रहे हैं? दो तीन बातें हैं। जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, ये ज़मीन तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है, तो ये फैसला तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा उस ज़मीन से उन्हें क्या करना है। रही बात बाकी चीज़ों के हवाले से, लाहौर में एक जगह LDA के पास होती है, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास होती है, इसी तरह आपके सारे शहरों में कुछ TMA की होगी, किसी की होगी। ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं और आम तौर पे मैंने एक चीज़ देखी है कि कहीं पे भी अगर कोई कब्ज़ा माफिया होता है तो गवर्नमेंट की ज़मीन पे ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि प्राइवेट बंदा ज़्यादा जल्दी शोर करता है, उसको दर्द होता है अपने पैसे का। गवर्नमेंट की ज़मीन इतनी स्कैटर्ड होती है कि अक्सर लोगों को भी नहीं पता होता कहाँ है, और जब ढूंढ के मिलती है तो उस पर कार्रवाई होती है। बट ये आपको बताता हूँ कि ज़मीनों की जिस तरह की मालियत इस वक्त पिछले 2 साल के दौर में वापस छीन के वापस ली गई है इन कब्ज़ा माफिया से, उसकी मेरे ख्याल में मालियत बहुत बड़ी है। शायद अगर पाकिस्तान के पॉइंट से बात करूँ तो 1000-1500 अरब से ऊपर की शायद ज़मीनें वापस आ चुकी हैं। अकेले लाहौर शहर के अंदर जो बातें करते हैं हम 200 से 250 अरब का फिगर टच कर चुके हैं। तो ये अमाउंट्स बहुत बड़े हैं, मैसिव अमाउंट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यही वो चीज़ है जो आपके ख़जाने पे बोझ बना हुआ था, क्योंकि आपके ख़जाने में नज़र नहीं आ रही थी। अब ये गवर्नमेंट का ख़जाना जो कि आवाम का ख़जाना है वो वापस आ रहा है, और इसी ख़जाने को यूज़ करके इवेंचुअली अगर हम लोग की सही मैकेनिज्म बिल्ट हो जाता है वक्त के साथ, तो आवाम की खिदमत में भी काम आएगा और मुल्क का कर्ज उतारने में भी काम आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा इमरान साहब, एक इशारा दे दें कि मुस्तकबिल करीब में कितनी जगह ऐसी है जहाँ को अभी वागुजार करवाया जाना है और उसके खिलाफ हिकमत अमली तरतीब दे दी गई? अगर मैं आपको स्पेसिफिकली LDA की अपनी जगह की बात करूँगा तो लगभग 2 से 2,500 कनाल की जगह लाहौर में, लाहौर के अंदर जी, ठीक है ना, जिसमें कनाल करके प्लॉट्स हैं, कुछ जगहों पे 100-150 कनाल करके प्लॉट्स हैं, कोर्ट के केसेस हुए हुए हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें। ये सिर्फ LDA की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चले जाएंगे तो शायद इस तरह की जगह आपकी कुछ 1000-1,500 एकड़ तक भी जा सकती है, क्योंकि उनकी जगह इससे ज़्यादा है लाहौर शहर के अंदर। तो अपोजिशन ने जो अदालत में जाने का ऐलान कर दिया, उसकी तैयारी पूरी है आपकी? अदालत का रास्ता मेरे ख्याल में अपोजिशन हमेशा से ढूंढती रही है और जाती भी है। जब कोई गलत करता है तो पकड़ा जाता है, जब पकड़ा जाता है तो अदालत के अलावा उनको नज़र नहीं आता। तो मेरे ख्याल में ये तो दाव पेच सियासी चलते ही रहेंगे। हम अपने काम से काम रखते हैं, सीधी बात है। हमने काम करना है जो सही है, जो कानून के दायरे में सही है, जो कानूनी तरीके सही है, और जो मैंडेट अवाम ने इस हुकूमत को दिया है और जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, हमने उस पर चलना है, उस पर चलते हैं हम। इमरान साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। हाउसिंग सोसाइटियाँ बेइंतहा हैं, आप लोगों की तरफ से इश्तिहार छप जाता है कि ये हाउसिंग सोसाइटी नाजायज़ है, इस पर ख़रीदो फरोख्त ना करें। आपकी तरफ से ऑपरेशन होने भी चला जाता है, एक गेट गिराते हैं वापस आ जाते हैं, उसके बाद ख़रीदो फरोख्त भी होती है,
दोबारा सारा काम चलता रहता है, तो आपका अदारा उसके बाद सो जाता है या कुछ लोग मिली बगल से सब कुछ होने देते हैं, ये कब ख़त्म होगा? अच्छा, इसमें 3 बातें। पहली बात तो ये है कि अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ की हम बात करें, हाउसिंग सोसाइटीज़ पे सिर्फ इश्तिहार नहीं दिया जाता, इश्तिहार भी होता है, डिमोलिशन ऑपरेशन भी होता है, FIRs भी करती हैं, कोर्ट केसेस भी होते हैं। जब नेचुरली LDA उन पे कार्रवाई करता है तो वो भी कोर्टों के थ्रू स्टे लेके आते हैं, वो भी अपनी तरफ से FIR कटवाने की कोशिश करते हैं। एक पूरी ये लड़ाई चलती है 2 इदारों की। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि यस, ये आपकी बात ठीक है कि इदारे के अंदर के लोग भी अपना कभी कभी पूरा काम नहीं कर रहे होते, वाकई एक गेट गिरा के आ जाते हैं। बल्कि मेरे हिसाब से जब जाते हैं तो मैं तो उनको ये बोलता हूँ आप पूरी रोडें भी उखाड़ें ताकि उसको वापस लेवल फ्लैट टू द ग्राउंड करके आए। तो ये दूसरी चीज़ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो बात आपकी है कि इश्तिहार के बाद क्या हो जाता है, इश्तिहार हम इसलिए देते हैं कि आवाम को आगाह करने का कोई तो मीन बनाना है, तो इश्तिहार एक अच्छा मीन है। हमने यहाँ तक कि आपको ये बता दें कि हमने तो पेमरा को भी ये लेटर लिखे हुए हैं काफ़ी कि आप प्लीज़ जब तक कोई सोसाइटी का LDA से अप्रूव्ड NOC ना हो, आप उसका इश्तिहार भी मत चलाया करें। हम अपनी तरफ से हर एंगल पर कोशिश कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि LDA एक रेगुलेटिंग इदारा है जिसने इजाज़त देनी है या कैंसिल करनी है, उस पर बात करनी है। लेकिन LDA का इन्फोर्समेंट विंग इतना बड़ा नहीं होता जिसके अंदर आप बोलेंगे पुलिस का कोई 1000 बंदा होगा हमारे पास, या हमारे पास नैब एंटी करप्शन से इदारा होगा। हम उनकी हेल्प मांगते हैं, उनसे चीज़ें करते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर की लास्ट मीटिंग के बाद बहुत पॉजिटिव वे बनी हुई है। CCPO लाहौर, IG पंजाब सारे फुली एक्टिवेटेड हैं। जिस तरीके से वो माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इस वक्त की पुलिस की टीम से अच्छी टीम नहीं हो सकती। पिछले 1 हफ्ते में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मोर देन 125 FIRs इलीगल सोसाइटीज़ के खिलाफ लाहौर में कट चुकी हुई हैं। शेखुपुरा, ननकाना, कसूर में जो हमारी इस वक्त इलीगल सोसाइटीज़ थी उनके खिलाफ FIRs कट चुकी हुई हैं और तेज़ी से कट रही हैं। जितने रेफरेंसेस LDA ने पुराने भेजे हुए थे जो कोई बायसर रसूख लोग बचा लेते थे कटने से, इस वक्त की पुलिस की रिजीम भी उस पर बहुत अग्रेसिव परसू कर रही है, FIR काट रही है। बल्कि FIR इतनी तेज़ी से कट रही है कि अब LDA के अंदर हलचल मची हुई है कि इसको लीगली कैसे संभालना है हमने। सही, यानी उम्मीद करते हैं कि फेरी टेल की तरह ये भी एक मुहावरा ही ना रह जाए कि जायज़ काम हो तो रुकना नहीं चाहिए और नाजायज़ काम हो तो होना नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं और ख्वाहिश रखते हैं और दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में बिला किसी तफरीक के कार्रवाइयां जारी रहेंगी और जायज़ काम किसी के रुकेंगे नहीं। इमरान अहमद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन से पहले मचने वाली हलचल पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमें ज्वाइन करेंगे कमर जमान कायरा साहब। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन से पहले हिकमत अमली तय की जानी है। PDM की जानिब से 4 फरवरी को सरबराही इजलास भी होने जा रहा है। उसमें इस्तीफ़ों के ऑप्शन पे, लॉन्ग मार्च पे, तहरीक अदम एतमाद पे भी बात होगी। और हालिया सूरत हाल में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन ज़ेर गौर आएगा तो उस पर बातचीत होगी, फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा। तो हालिया सियासी हलचल और वज़ीर आज़म की आज की पेशकश में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिमा कमर जमान कायरा साहब ने। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, आज जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये एक पेशकश की कि मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि लूटी हुई रकूम जो है वो आप वापस जमा करवा दें, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। अब आपकी नज़र में ये स्टेटमेंट जो है एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने किस तरीके से अदा की है? क्या आप इसे एक सियासी बयान समझेंगे या फिर अपोजिशन को एक लेबल लगाने का इल्जाम समझेंगे? देखिए, वजीर आजम की ये स्टेटमेंट, इसके साथ कुछ और बातें भी उन्होंने कही हैं। ये एक भोंडा सा और बड़ा सतही सा मजाक कह लीजिए, या अपोजिशन को गालियां देने का एक और मौका और एक और तरीका कह लीजिए। उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये इस्तीफे नहीं दे सकते क्योंकि उसके लिए बाकिरदार होना और पता नहीं क्या क्या होना बहुत जरूरी है और ये नहीं है। वो अपने आप को वो सारा कुछ कह रहे हैं और बाकी सबको वो गालियां दे रहे हैं। ये पुराना वसीला है उनका। और अब वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि वो पैसे दे दे। कौन से पैसे? कितने पैसे? वो पैसे एक एलिगेशन है। क्या वज़ीर आज़म साहब उस एलिगेशन को सिर्फ रिपीट करने के बाद तवक्को कर रहे हैं कि जो हुक्म फरमा रहे हैं वो पूरा हो जाएगा, या किसी फोरम, किसी अदालत, किसी कोई भी अल्टीमेटली तो फोरम होगा जो उसको हतमी तौर पे
फैसला करेगा कि ये बात दुरुस्त है कि नहीं है, या किसी के जिम्मे पैसे हैं या नहीं है तो कितने हैं। ये वजीर आजम साहब का कहना सिर्फ एक भोंडे मजाक से जायद कुछ नहीं है, और अपने मुखालफों को गालियां देना, ये उनका वैसे पुराना वतीरा है कि वो मुख्तलिफ तरीके से अपने मुखालफों को गालियां देते रहते हैं। ये भी उन्होंने गालियां देने का तरीका अख्तियार किया है। मेरी नज़र में इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है कि वो अपोजिशन के रहनुमाओं को लोगों की नज़र में और ख़राब करने के लिए उनके पास एक और तरीका था, तमस्कर उड़ाने का एक और तरीका था और एक भोंडा सा मजाक था, वरना इसमें और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कायरा साहब, हम चलते हैं ज़रा पाकिस्तान की सियासत पे बात कर लेते हैं। शाहिदा खान अब्बासी साहब ने कल एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में कहा कि हम तो किसी सूरत में इस हक़ में नहीं थे कि अदम इत्मीनाद की तरफ जाया जाए, हम तो कहते हैं इस्तीफ़े दें क्योंकि हम इसको मानते ही नहीं और ये ख़त्म होनी चाहिए। उससे पहले आपने एहसन इकबाल का बयान भी सुना, उस पर आपका मौक़िफ़ भी सामने आया। आज भी मरीम साहब ने कहा कि हमें कायल कर लें, और आज जो उनकी मीटिंग हुई शाहिदा खान अब्बासी के घर में, उसमें भी ज़्यादा यही बहस रही कि अदम इत्मीनाद की बजाय लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों पे आना चाहिए। आप सियासी तौर पे क्या समझते हैं? देखिए, ये उनकी राय है और उनकी राय का हमें एहतराम है। हमारी राय है कि नहीं, हमें पहले ये ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद फिर अगली बात की तरफ जाना चाहिए। ये जो अदम इत्मीनाद की तहरीक होती है ना, ये हुकूमतों के एतमाद को हिला के रख देती है। आप जरा गौर कीजिए, एक तरफ सेनेट इलेक्शन है और दूसरी तरफ अभी हमने अदम इत्मीनाद का सिर्फ नाम लिया, तो वजीर आजम साहब जिस बात को उम्मुल खबाइस कहते थे, जिसको करप्शन की जड़ कहते थे, जिसको पता नहीं क्या क्या सारे जान की खराबी गिनते थे, ये जो डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, उन फंड्स को अब उन्होंने खुद जारी फरमाया और 50-50 करोड़ रुपए सिर्फ हुकूमती जमात को, हमारे दौर में जब दिए गए तो वो अपोजिशन की जमातों को भी दिए गए, और यहाँ सिर्फ हुक्मरान जमात को और अपने लोगों को कायल करने के लिए। आपने देखा वजीर आला साहब ने भी खजानों के मुंह खोले हैं और उन्होंने भी MPs को लिफ्ट करानी शुरू की है। आपने देखा कि परवेज खटक साहब को भी गुस्सा अपना इजहार करने का मौका मिला। तो बहुत सारे वो क्रैक्स जो मौजूद थे हुक्मरान जमात के अंदर, वो सिर्फ इस नाम लेने से अदम इत्मीनाद का वो सामने आने शुरू हो गए। बट यकीनन हम अपने दोस्तों को, अपनी इत्तेहादी जमातों को इस बात पे कन्विंस करेंगे, कायल करेंगे। बगैर कायल किए तो नहीं, हम ये तो नहीं कह रहे कि आप हमारी बात माने, हर हाल में माने। हम ये कह रहे हैं कि आप जो हमारा नुक्ता नजर है इसको समझिए। इससे पहले आपके इल्म में है कि ये राय आई उस जमातों की तरफ से, बड़ी जोरदार राय थी कि हमें सेनेट के इलेक्शन को ब्लॉक कर देना चाहिए और उससे कबल हमें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। हमने समझा और हमारा ये दुरुस्त ख्याल था कि इलेक्शन ब्लॉक नहीं होगा और हमें सेनेट को, क्योंकि सेनेट रेगुलर फोरम है, हम सेनेट की डिसोल्यूशन की बात नहीं कर रहे और इस फोरम पे हुक्मरान जमात को वाकओवर नहीं देना चाहिए। इस पे हमने अपनी पार्टी की CEC में बैठ के फैसले किए, मशावरत की और फिर वही मशवरा हमने आके PDM की फोरम पे दिया, डिटेल बयान की, उसके पॉलिटिकल रिपरकशंस बयान किए। तो सारी जमातों ने हमारे उस नुक्ता नज़र से इत्तेफाक किया, हम हमारे साथ कायल हुए और फिर उन्होंने सेनेट इलेक्शन में भी और बाय इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का फैसला किया। इसी तरह हम बिल्कुल उनको कायल करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अगर ये मरहला नहीं तय हो, सक्सेसफुल होता, तो जिस तरह बाकी सारी चीजें लिखी गई है कि फिर लॉन्ग मार्च भी होगा, फिर इस्तीफों का ऑप्शन भी है, ये सारी जगह चीजें अपनी जगह मौजूद है। हमने किसी चीज से इनहराफ नहीं किया। ये जो सेनेट इलेक्शन रोकने का अमल था इस्तीफे देने की सूरत में, उसको पीपल्स पार्टी ने टेक्निकल बुनियाद पे इनके सामने एक्सप्लेन किया और हमारे दोस्त हमारे साथ एग्री किए। उसको कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने सारा अमल सबूताज कर दिया। तो आज सारे दोस्त बात मानते हैं कि अगर हमने इस्तीफे दे दिए होते तो आज हम मुश्किल सूरत हाल में होते। इसी तरह हम समझते हैं कि ये अदम इत्मीनाद की तहरीक लानी चाहिए। अगर बाकी दोस्तों की राय नहीं होगी तो या वो हमें कायल करेंगे या हम उनको कायल करेंगे। आपने लॉबिंग तो होती है ना, आपने बड़ी समझदारी से ये फैसले किए और उन्होंने माने, अदम इत्मीनाद का मामला है, तो क्या पीपल्स पार्टी समझती है कि इनके कार्ड मुकम्मल हैं और अदम इत्मीनाद कामयाब हो जाएगी? साहब, पहली गुजारिश ये है कि अदम इत्मीनाद की तहरीक सिर्फ नंबर की यकीनन
नंबर तो हुकूमत के पास होते हैं ना ज्यादा, तभी वो हुकूमत होती है। अगर नंबर हुकूमत के पास ना हो तो वो हुकूमत नहीं होती। लेकिन आपने उसके अंदर से क्रैक्स वाजे करने होते हैं, उनको मौका फराहम करना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी जमात के अंदर दबे बैठे होते हैं, किसी मौके के इंतजार में होते हैं, और पीटीआई के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मौके के इंतजार में हैं। आपने परवेज खट्टक साहब का, मैंने पहले आपको गुजारिश की MNAs का, MPs के ग्रुप्स देखे और सिर्फ हमारा नाम लेने से वो वाजे हो गए। अभी इनके ऊपर कितना प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि जिसको कल हराम कहते थे आज इनके लिए हलाल हो गया डेवलपमेंट फंड। तो इसी तरह बहुत कुछ और भी है जो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आएगा और हम अपने दोस्तों को कायल करेंगे। अच्छा कायरा साहब, आज जो सदारती रेफरेंस था सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक, उस पर आज समाअत थी। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि 10 साल पहले अपोजिशन जो थी वो ओपन बैलेट पर मुत्तफिक थी, अब मुत्तफिक नहीं है। ये सियासत नहीं कुछ और चल रहा है। देखिए, सियासत नहीं कुछ और चल रहा है, यही तो हम कह रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं वो, अटॉर्नी जनरल साहब सही कह रहे हैं कि सियासत नहीं चल रही, कुछ और चल रहा है। क्योंकि अगर इन्होंने बात माननी होती तो ये उस वक्त न लेके आते जब अपोजिशन ये कह बैठी है कि अब हम इनसे कोई मुज़ाकरात, कोई बात नहीं करेंगे। अगर इनके अंदर सिंसियरिटी और सीरियसनेस थी तो इनको चाहिए था कि ये पहले जब अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात कर रही थी, बातचीत कर रही थी और इनके साथ थी, उस वक्त ये बिल लाते और कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्शन रिफॉर्म्स करते तो अपोजिशन शायद साथ देती। अब अगर हम प्रिंसिपली इस बात को मानते भी हों, समझते भी हो और अपना वक्त आने पे स्पेशल करना भी चाहते हो या ना करना चाहते हो, दोनों सूरतों में अब तो गवर्नमेंट के साथ तावन करना मुमकिन नहीं रहा। यानी आप ये समझते हैं कि जो ओपन बैलेट है वो गलत नहीं है, लेकिन इस मौके पर कि जब आपकी तरफ से तमाम मौके फराहम करने पर हुकूमत की जानिब से लचक नहीं दिखाई गई, अब उनके साथ कोई बात नहीं की जाएगी? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि मैं ज़ाती तौर पे आपको बता सकता हूँ जी जी कि मेरे ख्याल में ओपन बैलेट के जरिए इजहार राय जो है ये मुनासिब नहीं है। लेकिन मेरी जमात क्या समझती है इसके बारे में जमात फैसला जब वक्त आएगा तो करेगी, क्योंकि दुनिया में सीक्रेट बैलेट की आजादी इजहार राय का जो कानून है उसके साथ चलती है और हमारे जैसे माशरों में खुफिया राय दही बहुत जरूरी है। कायरा साहब, सेनेट इलेक्शन आ गया, पीपल्स पार्टी को सरप्राइज देने जा रही है इंशाल्लाह। देखिए किस सूबे में देंगे, पंजाब में देंगे? देखिए भी सरप्राइज क्या, हम तो लोगों को कायल करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। अच्छा कायरा साहब, आप क्या समझते हैं कि माजी के मुकाबले में मौजूदा सूरत हाल में जो सियासत है वो किस हद तक तब्दील हुई है? क्या ये अवामी सियासत से नुमाइशी सियासत में तब्दील नहीं हुई? नुमाइशी सियासत नहीं, नुमाइशी सियासत का कोई चीज नहीं होती। अवामी सियासत से ये दोबारा बिरादरियों, कबीलों, धड़ों और सरमाए की पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हुई है। ये मसलक और मजहब की बुनियाद पे कन्वर्ट हुई है। इसी तरह बहुत सारे वो अमल, यानी ये फिर दोबारा सरमायादारी की बुनियाद पे पॉलिटिक्स जो है वो डिजाइन हुई है और इसमें आम आदमी को नहीं, कार्टेल्स को, मखसूस तबके को मफाद देने की जो सियासत है वो उस तरफ जरूर माइल हुई है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त। कायरा साहब, सेनेट इलेक्शन के बाद, सेनेट इलेक्शन से पहले कहा जा रहा है, नफीसा शाह साहिबा की तरफ से भी कहा गया, पीपल्स पार्टी के और लोगों की तरफ से भी कहा गया कि 25 के करीब MNA हैं तहरीक इंसाफ के जो राब्ते में हैं। आप क्या समझते हैं, वाकई ये हैं, ये सियासी बयान है या हकीकत में 25 या इससे ज़्यादा लोग आपके राब्तों में हैं? मैं चूंकि जी इस वक्त कौमी असम्बली का मेंबर हूँ नहीं, लेकिन आप सब कुछ है तो है ना कायरा साहब, हमें तो पता है ना, आपको इल्म तो सब कुछ है, कौमी असम्बली का मेंबर होना है। साहब कि अगर कोई MNA का कोई राब्ता है तो मेरे इल्म में नहीं है, यकीनन होगा। अगर उन्होंने कहा है तो यकीनन होगा। चले, पंजाब में MPs का है? मैंने अर्ज किया कि मैं पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, लिहाजा मुझे पार्लिमान के अंदर क्या तावन है उसका कोई इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी क्या सेनेट इलेक्शन में समझती है PDM का इजलास होने जा रहा है, आपकी ज़ाती राय क्या है? क्या PDM को मुश्तरका तौर पर कैंडिडेट देने चाहिए, सेनेट में इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए, या हर सियासी जमात को अपने ताईं इसलिए सेनेट में जाना चाहिए? कोऑपरेशन होना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करते हैं हम ज्यादा बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं, कोई दूसरी राय नहीं।
यानी आपकी नज़र में मुश्तरका तौर पर अगर उम्मीदवार नामजद किया जाए तो उसका फ़ायदा हो सकता है, जिस तरह वफाकी हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मुश्तरका मुशावरत के बाद अपना उम्मीदवार दे रही है। और सरबराही इजलास में अब आइंदा की हिकमत अमली पर बात होगी। पीपल्स पार्टी कायल करेगी कि तहरीक अदम एतमाद एक बेहतर ऑप्शन है, उस पर बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर एक नज़र डालेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, दिल्ली में जब सिखों ने चढ़ाई की और सिखों ने अपने मुतालिबात के हक के लिए एहतजाज किया तो सिखों के साथ क्या सलूक रवा रखा गया कि 1200 से जायद ऐसे सिख हैं जो गायब कर दिए गए हैं और अभी तक ये जबरी गुमशुदगियां हैं, उनका कुछ इल्म नहीं है, जबकि 100 के करीब ऐसे हैं जो हुकूमत डिक्लेयर कर रही है कि हमने इन्हें गिरफ्तार किया है। जो दूसरे हैं वो कहां गए अभी तक पता नहीं है। सिखों को रोकने के लिए कंक्रीट की दीवारें बनाना शुरू कर दी गई हैं। अब सिखों की जानिब से भी 6 फरवरी का एक लाहेअमल तरतीब दिया गया है कि 6 फरवरी को हम एक नई हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे। लेकिन जब दिल्ली में एहतजाज किया गया तो पुलिस की जानिब से सिखों के साथ क्या सलूक रवा रखा गया। $25,000 उसके लिए इनाम जो पुलिस अफसरान की शनाख्त करवाएगा जिन्होंने सिखों पर मजालिम के पहाड़ तोड़ डाले हैं। राना साहब, क्या समझते हैं कितनी कशीदा सूरत हाल है और आने वाले दिनों में इनकी हिकमत अमली में तब्दीली क्या होगी? देखें, सूरत हाल तो इस कदर कशीदा हो चुकी है। हमने अक्सर प्रोग्रामों में इस बात का जिक्र किया। आपने 1200 की तादाद कही है। मेरे पास जो आज तादाद जो इतला आई है, जो सिख रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया में भारत में की, जो उन्होंने कनाडा में की, जो उन्होंने बरतानिया में, जहाँ जहाँ जो बैठे हैं, जो बेचारे जहाँ आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, उनके मुताबिक 3000 सिख गायब हैं। ये अब तक होंगे? अब तक 3000 सिख गायब हैं। ना वो किसी थाने में है, ना वो किसी जेल में है, ना किसी अस्पताल में है, ना किसी घर में है। कहाँ है वो? कहते हैं कि उन्हें मार दिया गया है, उनको काट दिया गया है, उन्हें आरएसएस के गुंडों ने मारा है। इनमें खातिन भी है, खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चे भी हैं, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में वो सारे लोग मौजूद थे। पूरे का पूरा घराना पूरा घर, वो तो जो बेचारा उसमें आया है, जिसके हाथ जो आया है उनको उठा के नहीं गया। बल्कि एक तो सिख रहनुमा ने यहां तक कहा कि हमें तो ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत बड़े कोई कज़ाब आ गए हैं, लूटने वाले आ गए हैं और लूट कर लेकर जा रहे हैं, जिनके हाथ में बच्चे आ रहे हैं, जिनके हाथ में बड़े आ रहे हैं, जिनके हाथ में औरतें आ रही हैं, सबको ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा पुलिस की वर्दियां पहनी हुई थी, उनके हाथों में राइफलें थी, डंडे थे, तलवारें थी। ये कहा गया है, ये हम नहीं कह रहे, ये वो कह रहे हैं। लेकिन ये 3000 बंदे तो वो हैं जो चले गए। अब मुतअद्दिद FIR जो आप देख रहे हैं, अब हो क्या रहा है? 6 फरवरी की डेडलाइन दे दी गई। 6 फरवरी को पूरे भारत में सिखों ने एहतजाज करना है, फिर दिल्ली के अंदर जाना है। दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा जी हम जाके साबित करेंगे। 6 फरवरी को ही पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा जी, बिल्कुल। इनका जो इन्होंने पार्लियामेंट का एक इजलास रखा था 1 फरवरी को, नहीं कर रहे वो डर के। अब वो 6 फरवरी को चला गया। अब 6 फरवरी को भरपूर एहतजाज। अब किन्होंने क्या किया कि जहां पर गाजीपुर था, आपने देखा गाजीपुर में क्या किया, आपको फुटेज में नजर आएगा। गाजीपुर में इन्होंने बाकायदा दीवार बनानी शुरू कर दी है कंक्रीट की। वहां पर एक तरफ दीवार और कुछ एरिया में वो कील लगा देते हैं कि अगर कोई ट्रैक्टर गुजरे, कोई गाड़ी गुजरे, पंचर हो जाए, वहां से आगे ना जा सके। और उसके बाद इन्होंने करना क्या है, ये इन्होंने आज से उनका पानी, उनका खाना, उनका अनाज सब कुछ बंद करना शुरू कर दिया। यानी फूड सप्लाई चेन। देखिए ना स्क्रीन पे चल रहा है, कितनी बड़ा ये कंक्रीट की बड़ी बनाने की कोशिश कर रही है। ये कील लगा दिए गए हैं कि यहां से क्रॉस ना कर सके ट्रैक्टर। वो भाई किससे लड़ने जा रहे हो? तुम्हारे मुल्क के लोग हैं, अपने हकूक के लिए निकले हैं, जमहूरी मुल्क है, उसमें बात करना जुर्म बन गया है, एहतजाज करना जुर्म बन गया है, अपनी बात करना जो है वो उनके लिए अज़ाब बन गया है, उनको उठा के ले गए। ये एक जो गाजीपुर है ये वहां पे किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ जो जगह हैं उन पर भी यही शुरू हो गया। अब इन्होंने एक आज ऐलान कर दिया है, ये जो नरेंद्र मोदी है इसने कहा जी एक सिख भी आज के बाद दिल्ली के अंदर किसी दफ्तर में नहीं होगा। बाकायदा अस्पतालों को यह अलर्ट कर दिया गया है कि अगर कोई सिख जख्मी आपके पास आता है तो आप एडमिट नहीं करेंगे, पुलिस को इतला देंगे, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। पानी बंद, खाना बंद, जहां से उन्हें इनाज जाता था वो बंद। आरएसएस के गुंडों को, जनता पार्टी के लोगों को कह दिया गया है कि देहातों में जाके ऐलान कर दें कि जनाब सिखों से इन जो मुजाहिरीन जो हैं इनको जो रोटी देने जाएगा, जो इनाज देने जाएगा, जो पानी देने जाएगा, उस पर मुकदमा दर्ज होंगे दहशतगर्दी एक्ट के।
उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और अब बकायदा डंडे लेकर, तलवारें लेकर ये फिर रहे हैं वहां पे, पिस्टल इनके हाथ में है। ये जो लोग पथराव कर रहे हैं ये पुलिस के नहीं है, ये सिखों पे पथराव कर रहे हैं, और पथराव करने वाले आरएसएस के गुंडे हैं। 6 फरवरी जो है, राणा साहब, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि इसको कुछ अरसे के लिए मनसूख करके कमेटी तश्कील दी जाए जो पूरा जायजा ले फिर फैसला किया जाए, उसका क्या बना? कोई नहीं मान, देखे बिल्कुल फैसला था, फैसला दिया, लेकिन उस पर अमल दरामद कोई नहीं ना कर रहा। इनके लोग जिन कमेटी में जिसे शामिल करना चाहिए था, किसानों के लोग भी तो कमेटी में शामिल होने हैं ना, जिन्होंने अपना ताना है कि जनाब ये हमारे वही है ना। हाँ, तो उनको तो रख नहीं दे। वो कह रहे हैं जनाब आपको नहीं रखना। नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया, आपने कल सुना नहीं, हमने स्क्रीन पे क्या दिखाया कि जिसपे उन्होंने कहा जी हम हिंदू हैं, ये कितने से लोग हैं, हम इन्हें मार देंगे, हमें कहा जाए 1 घंटे में हम इनको खत्म कर देंगे, 1 घंटे में उठा के बाहर फेंक देंगे। तो 6 फरवरी जो है ये भारत के लिए मुझे लग रहा है कि बड़ा खौफनाक दिन होगा। उससे पहले जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं वहां पे पानी बंद हो चुका है, अनाज बंद हो चुका है, हर चीज बंद हो चुकी है, वहां पे टेलीफोन सर्विस बंद है, उनकी बिजली काट दी गई है। 6 फरवरी की अब जो डेडलाइन दी गई है ये उस दिन से ज्यादा भरपूर एहतजाज होगा जो पिछले दिल्ली में किया गया, और अब पूरे इंडिया में होगा, और ये पूरे इंडिया में होगा। और अब देखना ये होगा कि भारतीय हुकूमत इसको किस तरीके से टैकल करती है और सिख अपने हुकूक के लिए किस हद तक जा सकते हैं। नाज़रीन, स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।